वेलकम टू फ्यूचर टाइम्स कोचिंग। फ्यूचर टाइम्स कोचिंग पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। जल्दी से लाइव जुड़ जाएंगे, फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। और आज हमें पता है कि हमने लास्ट क्लास में मैंने आपको स्केलेटल सिस्टम का एक वीडियो डलवाया था, उसके बाद एक जॉइंट्स और मसल्स वाला वीडियो था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने बहुत अच्छे से देख लिया होगा उसे, क्योंकि वहां से एग्जामिनेशन में कुछ क्वेश्चन बनते हैं, तो वो आप क्वेश्चंस अच्छे से आप नोट डाउन कर लेंगे। और अगर किसी को कोई डाउट है उस चैप्टर का तो आप मेरे से पूछ सकते हैं अभी डाउट, या आप कहोगे उस दिन मैं एक डाउट क्लास ले लूंगी। उस डाउट क्लास में मैं आपके क्वेश्चंस जितने भी आपके डाउट होंगे वो सारे डाउट मैं आपके वहां पर ले लूंगी। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। आप कभी भी बोल दीजिएगा कि एक दिन आप डाउट क्लास रख लीजिए, तो उसी दिन मैं आपके डाउट क्लास रख लूंगी। ठीक है, चलो। और आज आज किसान दिवस है, बिल्कुल आप सभी को किसान दिवस की शुभकामनाएं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देख लिए हैं पिछली क्लास, पढ़ लिया है। ज्योति का कहना है मैम पढ़ लिया है, पिंकी का कहना है पढ़ लिया है। तो कोई डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हैं, अभी पूछ लीजिए, या फिर अगर अभी डाउट नहीं है तो बाद में आप मेरे से डाउट क्लास लगवा लीजिएगा। किसी भी दिन आप बोलोगे तो एक डाउट क्लास मैं आपके बैच में लूंगी, तो आपका जो डाउट है वो नोट कर लीजिएगा। अदरवाइज अगर कोई डाउट नहीं है तो मैं आगे स्टार्ट करती हूँ क्लास, है ना। चलो, हाँ जी, आज बिल्कुल किसान दिवस है। नहीं पढ़ा है रोहिल, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इस शनिवार और इतवार को उसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि स्केलेटल सिस्टम से क्वेश्चंस बनते हैं एग्जामिनेशन में। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि उसे पढ़ लीजिएगा। अगर नहीं पढ़ा है आपने तो आप पढ़ लीजिएगा। अगर पढ़ लिया है जिस बच्चे ने, वो बहुत बढ़िया है। और एक बार सारे पढ़ लेंगे, उसके बाद हम आपका डाउट क्लास ले लेंगे, कोई बात नहीं है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में मैंने कहा था कि नेक्स्ट हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। याद होगा आपको कि नेक्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो हम कौन सा करेंगे? रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और हिंदी में कहा जाता है प्रजनन तंत्र। आपका ज्यादा सिलेबस नहीं बचा है बेटा, मुश्किल से आप ये मान के चलो 12-13 क्लास और बची होंगी, क्योंकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम करवाते ही रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड एनिमल किंगडम, फिर आपका जूलॉजी वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, और बॉटनी की 6-7 क्लासेस। बस बॉटनी की कुछ क्लासेस में रिकॉर्ड फॉर्म में दूंगी आपको, 2 या 3, क्योंकि वो कंप्लीटली थ्योरी वाला पार्ट है, उसमें कोई समझाने वाला पार्ट नहीं है, तो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी उसे पढ़ सकते हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बाकी जो भी चैप्टर में एक बार देख लूंगी, आपके बैच पे थोड़ी रिसर्च कर लूंगी, R&D कर लूंगी, क्या बचा है क्या नहीं बचा है। ठीक है, चलो। हाँ, किसी दिन हाफ क्लास डाउट क्लास लूंगी शिवशंकर, अभी नहीं, लेकिन किसी वीकेंड पे लूंगी, वीकेंड पे। चलिए फिर आज का चैप्टर है, इसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हिंदी में कहा जाता है प्रजनन तंत्र। प्रजनन तंत्र वो सिस्टम जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, वो सिस्टम जो रिप्रोडक्शन में काम करता है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, उसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। मैंने आपको जब बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सबका एक बायोलॉजिकल प्रोसेस या उनका एक बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है रिप्रोडक्शन। सारे के सारे सजीवों के अंदर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। अब रिप्रोडक्शन होता क्या है? तो मैंने कहा था कोई भी लिविंग है वो अपने जैसी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, अपने जैसी जाति का निर्माण करता है। जैसे अगर बंदर है तो वो बंदर बनाएगा, बंदर अपनी जाति का निर्माण करेगा। अगर लंगूर है तो वो लंगूर, गाय है तो गाय, इंसान है तो इंसान। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड। कहने का मतलब है यह एक जैविक प्रक्रिया है, और लिविंग्स का ये कैरेक्टर है, जैविक प्रक्रिया है और लिविंग्स का ये कैरेक्टर है। और इसके अंदर क्या होता है? तो जितने भी लिविंग्स होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, अब वो अलग अलग, सबका रिप्रोडक्शन अलग अलग होता है। तो जब मैं बात करती हूँ रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो आप बताओगे बेटा कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें अपने जैसी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिजम्स, अपने जैसी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। और ऑफस्प्रिंग्स का मतलब होता है प्रजातियां या संतान, लिख लीजिए, प्रजाति या संतान, अपने जैसी संतान का निर्माण करते हैं। तो जिस प्रोसेस के थ्रू अपने जैसी ऑफस्प्रिंग या संतान का निर्माण करते हैं उसी को ही हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव या रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब जो जो ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट रहता है उनको ऑर्गन्स को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं। जब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन बेटा 2 टाइप का होता है। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हिंदी में कहा जाता है लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा होता है एसेक्सुअल, 2 नंबर पे आता है, उसे कहा जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन।
क्या होता है लैंगिक जनन और क्या होता है अलैंगिक जनन, तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन है जिसमें सेक्सुअल ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट रहे, सेक्सुअल ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट रहे, बोले तो लैंगिक जनन अंगों का लैंगिक जनन अंग जिसमें सहायक हो। एक मेल वाला पार्ट होगा, एक फीमेल वाला पार्ट होगा, सेक्सुअल ऑर्गन्स के थ्रू हो, जिसमें लैंगिक जनन शामिल हो, ऐसे प्रजनन को आप लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, जिसमें सेक्सुअल ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट हो। अब ये सेक्सुअल ऑर्गन्स अगर हम बात करते हैं तो मेल सेक्सुअल ऑर्गन अलग होगा और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन अलग होगा, मादा जनन अंग अलग होगा और नर जनन अंग अलग होगा। जो मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स होंगे वो क्या बनाएंगे, स्पर्म गैमेट्स बनाएंगे, स्पर्म्स को बोलते हैं शुक्राणु, वो शुक्राणु बनाएंगे। और जो फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं वो ओवा का मतलब होता है अंडाणु या डिंब, वो अंडाणु या डिंब बनाएंगे। और देन इसी स्पर्म्स और ओवा के फ्यूजन से बाद में क्या होगा, एक इंडिविजुअल मेल सेक्सुअल ऑर्गन होगा, एक इंडिविजुअल फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन होगा, और इन दोनों के फ्यूजन से, फ्यूजन का मतलब संलयन, जुड़ने से एक नया इंडिविजुअल स्पीसीज बनेगा, एक नया जाति बनेगा। उसको हम क्या बोलेंगे, तो आप बोल दोगे एक नया ऑफस्प्रिंग बन गया है, जाइगोट बनेगा। यहां से जाइगोट को युग्मनस कहा जाता है, तो ये इन दोनों का ऑफस्प्रिंग है। अब देखो ये जो जाइगोट है ये आगे चलकर इसके अंदर सेल्स, टिश्यूज सारे के सारे आप बता दोगे, अब ये बन जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसकी, तो ये किसके थ्रू हो रहा है, इसमें मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन शामिल है, या हम बोल सकते हैं स्पर्म्स और ओवा का इन्वॉल्वमेंट है। तो ऐसा कोई भी रिप्रोडक्शन जो स्पर्म्स और ओवा के इन्वॉल्वमेंट से हो उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है, उसे लैंगिक जनन कहा जाता है। लेकिन बेटा आप बताएंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें ये सेक्सुअल ऑर्गन्स ना हो, जिसमें ना ही तो कोई मेल सेक्सुअल पार्ट होगा, ना ही कोई फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन होगा, ना ही कोई स्पर्म्स बनेंगे, ना ही कोई ओवा बनेंगे। कहने का मतलब इसमें ऑफस्प्रिंग कुछ अलग प्रोसेस से बनेगी। कैसे, जैसे कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका एक हिस्सा यहां से बाहर की तरफ ग्रोथ कर गया, उसकी आउटर ग्रोथ हो गई और बाद में यही पार्ट टूट के नीचे गिर गया, तो इससे एक नया ऑफस्प्रिंग बन जाएगा कुछ दिनों के बाद। तो यहां पर ना ही तो कोई सेक्सुअल ऑर्गन्स है, ना ही कोई स्पर्म्स है, ना ही कोई ओवा, कोई गैमेट सेल्स नहीं है, बस एक पार्ट था वो बाहर की तरफ ग्रोथ किया और वो टूट के नीचे गिर गया, उससे एक नया बन गया वापस, है ना। या आपने इसके किसी हिस्से को तोड़कर आपने अलग से एक इंडिविजुअल स्पीसीज बना ली। कहने का मतलब जिसमें सेक्सुअल ऑर्गन्स ना हो, जिसमें स्पर्म्स और ओवा का इन्वॉल्वमेंट ना हो, ऐसे रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। और जब हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो याद रखिएगा, ह्यूमंस में हमेशा और हमेशा किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मनुष्य जाति में लैंगिक प्रजनन होता है, जबकि अगर आपसे प्लांट्स में पूछे, पेड़ पौधों में, तो बेटा प्लांट्स में सेक्सुअल भी होता है और एसेक्सुअल भी होता है। प्लांट्स दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, लैंगिक और अलैंगिक दोनों टाइप का प्रजनन वो कर सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल एक ने कहा है कि मैम किस में, हाइड्रा, इसका एग्जाम्पल लिख लो हाइड्रा, आगे पढ़ाया जाएगा आपको हाइड्रा क्या होता है। इसका एग्जाम्पल प्लांट्स लिख लो, प्लांट्स और हाइड्रा जो होते हैं उनके अंदर ये वाला होता है, जबकि अपने अंदर ह्यूमन के अंदर कौन सा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कहने का मतलब एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग होगा, मेल वाले से अलग गैमेट सेल बनेंगी, फीमेल वाले से अलग गैमेट सेल्स मिलेंगी, फिर दोनों के फ्यूजन से एक नया इंडिविजुअल स्पीसीज बन जाएगा, तो उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो हम लोगों में कौन सा होता है, ये होता है बच्चा। तो मैंने बता दिया है रिप्रोडक्शन क्या होता है। अगर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं होगी तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसकी जाति का निर्माण होना बंद हो जाएगा और उसका वंश वहीं पर खत्म हो जाएगा, है
है ना, उसकी जाति वहीं पे खत्म हो जाएगी। तो अपने जैसी जाति का निर्माण करना ही रिप्रोडक्शन, प्रजनन कहलाता है, जो 2 टाइप का होता है। अब अगर मैं बात करती हूँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन कैसा होता है, उसके कुछ कैरेक्टर आपको मालूम होना चाहिए। तो हेडिंग दीजिएगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव का प्रजनन किस तरीके से होता है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव प्रजनन, कुछ कैरेक्टर्स हैं, कुछ बातें हैं जिनका जानना जरूरी है बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। बाद में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों हम पढ़ लेंगे। सबसे पहला अगर मैं बात करती हूं कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन कैसा है, तो आप पहला कैरेक्टर क्या लिख दोगे कि बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन हमेशा सेक्सुअल होता है। किस टाइप का? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक प्रजनन होता है। और कहने का मतलब क्या हो गया, इसमें एक मेल गैमेट बनता है और एक फीमेल गैमेट बनता है, एक नर जनन भाग होता है और एक मादा जनन भाग होता है, इसलिए लैंगिक प्रजनन कहलाता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। दूसरा, अगर दूसरी बात करती हूं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, तो हमारे रिप्रोडक्शन का टाइप होता है विविपोरस। ये ध्यान से सुनना, ये क्या होता है? विविपोरस, और हिंदी में से कहा जाता है जरायुज। हमारा रिप्रोडक्शन जरायुज प्रकार का होता है। और विविपोरस का मतलब क्या होता है? ऐसे जीव जंतु जो बच्चों को जन्म दे, जो किसको जन्म दे? चाइल्ड को जन्म दे, जो बच्चों को जन्म दे, छोटा बच्चे को जन्म दे, उसे विविपोरस कहा जाता है। लेकिन अगर कोई अंडा बनाए और फिर उस अंडे से क्या बने? बच्चा बने, तो उसे कहा जाता है ओविपोरस। अंडाणुज, उसे कहा जाता है ओविपोरस या अंडाणुज। जबकि हम लोग क्या हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि पहले एक मदर अपना अंडा देती है, उससे एक छोटा बच्चा निकलता है। तो हम लोग तो सीधा, हमारा जन्म किस प्रकार हुआ है? तो आप बताएंगे बेटा कि हमारा जन्म तो जरायुज प्रकार का हम लोगों में प्रजनन होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हमारा रिप्रोडक्शन विविपोरस होता है। हमारा रिप्रोडक्शन विविपोरस होता है। विविपोरस का मतलब क्या हो गया कि ये अपने बच्चों को जन्म देते हैं। जबकि ओविपोरस, पहले अंडा बनता है, जैसे आप देख लो अंडा बनता है, चिड़िया होती है, वो पहले अंडा देती है, फिर उसके अंडे से उसका चूजा निकलता है, बच्चा निकलता है। तो चिड़िया का रिप्रोडक्शन कैसा है? ओविपोरस है। जो अंडे देते हैं वो ओविपोरस है, अंडाणुज है, और जो बच्चों को जन्म देते हैं वो जरायुज है, वो विविपोरस है। तीसरा जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करते हो तो अगला कैरेक्टर बनता है बेटा ह्यूमंस आर यूनिसेक्सुअल। ह्यूमंस आर यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है एक लैंगिक। एक लैंगिक कहने का मतलब है कि जो ह्यूमंस होते हैं उनका रिप्रोडक्शन जो होता है वो क्या होता है? यूनिसेक्सुअल होता है, एक लैंगिक होते हैं। एक लैंगिक का मतलब क्या होता है? एक मेल सेक्स ऑर्गन होता है और एक फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, एक मादा जननांग अंग होता है और एक, आप बताओगे, नर जननांग अंग होता है। यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है बेटा जिसमें एक अलग से इंडिविजुअल बॉडी होगी मेल वाला, एक इंडिविजुअल बॉडी होगा फीमेल वाला। मेल से स्पर्म सेल्स बनेंगी, फीमेल से ओवा सेल्स बनेंगी, फिर उनके फ्यूजन से एक नया बच्चा बन जाएगा, एक विविपोरी बन जाएगा। तो उसको बोलते हैं हम ह्यूमंस आर यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल तो हो नहीं सकते। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है कि एक ही जगह पर दोनों टाइप के मेल और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स हों। यह होता है प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स बाइसेक्सुअल हो सकते हैं क्योंकि प्लांट का एक ही फ्लावर पे मेल और फीमेल दोनों पार्ट होता है, और दोनों से ही एक से पोलन ग्रेन्स बनते हैं और एक का फीमेल वाला पार्ट है, तो वहां पर जाकर रिप्रोडक्शन हो जाता है। तो प्लांट्स बाइसेक्सुअल हो सकते हैं, लेकिन ह्यूमंस जो रिप्रोडक्शन है ह्यूमंस वो होते हैं यूनिसेक्सुअल, एक लैंगिक। मतलब एक मेल वाला और एक फीमेल वाला पार्ट दोनों अलग अलग होता है। सुनील कह रहे हैं कि मैम ये क्वेश्चन यूपीएसआई में आया था। अच्छा, हो सकता है यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन हो। चलो नेक्स्ट क्या होता है? ह्यूमन का रिप्रोडक्शन डाइमोर्फिज्म वाला होता है। डाइमोर्फिज्म का मतलब है द्विरूपता। ठीक है, कहने का मतलब है हमारा रिप्रोडक्शन है वो क्या है बेटा? डाइमोर्फिज्म है। डाइमोर्फिज्म का मतलब क्या होता है? पहले तो ये सुनो, द्विरूपता। डाइमोर्फिज्म वाला है, द्विरूपता वाला है। और द्विरूपता का मतलब क्या हो गया बेटा? मेल बॉडी से अलग आपकी
अलग कैरेक्टर्स होंगे, फीमेल बॉडी के अलग कैरेक्टर होंगे। कहने का मतलब है डाइमॉर्फिज्म मतलब दो प्रकार के रूप। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अलग से स्ट्रक्चर होगा एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अलग से स्ट्रक्चर होगा। कहने का मतलब मेल वाले के सेक्सुअल कैरेक्टर अलग से होंगे एंड फीमेल वाले के सेक्सुअल कैरेक्टर अलग से होंगे। तो कहने का मतलब हमारा रिप्रोडक्शन डाइमॉर्फिज्म होता है, द्विरूपता वाला होता है, दो प्रकार के रूप वाला होता है। क्योंकि मेल वाले से स्पर्म्स बनते हैं, शुक्राणु कोशिकाएं बनते हैं एंड फीमेल से ओवा या अंडाणु बनते हैं। इसलिए मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स के अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे एंड फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन के अलग से कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। इसलिए बच्चा हम कहते हैं ये सारे कैरेक्टर किसके हैं? ह्यूमन रिप्रोडक्शन के। अगर आपसे पूछ ले कि ह्यूमंस के अंदर, देखो एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, पहला 4 क्वेश्चन तो यही बनेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन किस टाइप का रिप्रोडक्शन है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो सेक्सुअल ऑर्गन्स के शामिल होने से बनता है। दूसरा, ह्यूमंस किस टाइप के एनिमल्स होते हैं? वो विविपोरस होते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं। लेकिन जो पहले अंडा दे, फिर उस अंडे से चूजा निकले, फिर उसका बच्चा हो, तो आप क्या बोलोगे? वो ओविपोरस कहलाते हैं। अगला, ह्यूमंस का जो रिप्रोडक्शन होता है वो यूनिसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल का मतलब है ऐसा नहीं है कि एक ही ह्यूमन बॉडी में मेल और फीमेल दोनों सेक्सुअल ऑर्गन हो, ऐसा नहीं हो सकता। ये आप बताओगे कि यहां पर यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है कि मेल सेक्सुअल ऑर्गन अलग इंडिविजुअल बॉडी में है एंड फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन अलग अलग एक इंडिविजुअल बॉडी में है। तो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो यूनिसेक्सुअल टाइप का है एंड डाइमॉर्फिज्म का मतलब होता है बेटा मेल एंड फीमेल बॉडी दोनों अलग अलग है और मेल के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग से होंगे, अलग रूप का होगा। नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र अलग टाइप का होगा। इसलिए हमें दोनों अलग अलग पढ़ने पड़ते हैं। तो ये सारे कैरेक्टर हमारे रिप्रोडक्शन के हैं और एग्जाम में पूछ ले तो आपको इस तरीके से आपको जानना है। ठीक है, चलो अब पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे और देन हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। लेकिन बच्चा इन दोनों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ फेजेस पढ़ाती हूं कि किस तरीके से एक बच्चे का निर्माण होता है, किस तरीके से आप बने या कैसे एक मदर के वोम में गर्भाशय में बच्चा बनता है, उसकी कुछ स्टेजेस होती हैं। तो पहले आप वो समझ लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए आगे की चीजें समझना। तो लिखिएगा फेज ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रजनन की अवस्थाएं, क्या क्या फेजेस हैं, किन किन फेजेस में हमारा रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। प्रजनन की अवस्थाएं, कौन कौन सी वो अवस्थाएं हैं जिनके अंदर हमारा कंप्लीट रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। चलो सुनो कौन कौन सी फेजेस है। सबसे पहला होता है, उसे कहा जाता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस हिंदी में क्या कहा जाएगा तो आप बताओगे? इसे हिंदी में कहा जाता है युग्मक जनन। सबसे पहला फेज हमारे रिप्रोडक्शन का युग्मक जनन कहलाता है। और युग्मक जनन का मतलब क्या होता है? जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, किसी चीज का निर्माण होना, और गैमेटो का मतलब है गैमेट्स का फॉर्मेशन। गैमेटोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसमें गैमेट्स बनते हैं। गैमेट्स बोले तो आप बताओगे जहां पर गैमेट्स को कहा जाता है आप जनन कोशिकाएं। तो रिप्रोडक्शन का सबसे पहला ही फेज कौन सा होता है कि गैमेट का फॉर्मेशन होना चाहिए, गैमेट्स बनना चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स मतलब जनन कोशिकाओं का निर्माण होना ही गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। अब ये जो जनन कोशिकाएं होती हैं, जो गैमेट सेल्स होती हैं, वो 2 टाइप की होती हैं बेटा। क्योंकि आप जानते हैं हमारा रिप्रोडक्शन डाइमॉर्फिज्म है, इसलिए हमारी गैमेट सेल जनन कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं। अगर मैं मेल गैमेट सेल्स की बात करती हूं तो उन्हें स्पर्म्स कहा जाता है, शुक्राणु कहा जाता है, और दूसरा जो मादाएं होती हैं उनमें ओवा, अंडाणु या डिंब होता है। तो बेटा अगर मेल बॉडी होगा तो उस मेल बॉडी में क्या होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस होगा।
देखना सुनना, मेल बॉडी है तो उसमें क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। मेटोजेनेसिस इसका मतलब है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। अगर मेल बॉडी है तो उसमें स्पर्म्स बनेंगे, और जो फीमेल बॉडी में होता है उसे कहा जाता है oogenesis। oogenesis का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ एग, अंडा या ओवा का बनना। तो फीमेल बॉडी में जो प्रोसेस होता है उसे oogenesis, अंडाणु निर्माण कहा जाता है, और मेल बॉडी में होता है उसे शुक्राणु निर्माण या स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। उसे आप बताओगे बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। मेरी बात समझ में आई? हमारा रिप्रोडक्शन तब समझ में आएगा आपको जब कैसे होता है रिप्रोडक्शन। अगर उसकी जो फेजेस आपको समझ में आ गई तब आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो बेटा, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें बनते हैं स्पर्म्स, और स्पर्म्स बनना ही स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, शुक्राणु का निर्माण होना शुक्राणु जनन कहलाता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवा या एग, अंडे बनते हैं, अंडाणु बनता है, इसे कहा जाता है oogenesis, अंडाणु निर्माण। ये कहां होता है, फीमेल बॉडी में। ये कहां होता है, मेल बॉडी में, क्योंकि हम लोग डाइमॉर्फिज्म है। ऐसा नहीं है कि एक ही बॉडी में स्पर्म्स और ओवा बन जाए, वो तो फिर हो जाएगा, आप बताओगे वो तो होमोसेक्सुअल हो जाएगा, होमो, या फिर आप इसको बोल सकते हो कि वो बाइसेक्सुअल हो जाएगा। लेकिन हम तो यूनिसेक्सुअल हैं, ठीक है। तो पहला प्रोसेस क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस। गैमेट्स बनना स्टार्ट होते हैं। अब बात ये आती है कि ये गैमेट्स कब बनना स्टार्ट होते हैं। बेटा, अगर कोई मेल बॉडी और फीमेल बॉडी है, जब उसकी प्यूबर्टी एज स्टार्ट हो जाती है, ये गैमेट्स कब बनते हैं, स्पर्म्स और ओवा कब बनते हैं बेटा, जब उस लड़का और लड़की की प्यूबर्टी एज स्टार्ट हो जाती है। प्यूबर्टी एज का मतलब होता है किशोरा अवस्था, मतलब उस बच्चा, जब वो बच्चा मिनिमम 11 साल का हो जाता है, तब उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis होने लग जाता है। अगर वो मेल बॉडी है तो उसमें 11 साल के बाद स्पर्म्स बनना लग जाते हैं, और अगर वो फीमेल बॉडी है तो 11 साल के बाद उसमें ओवा, अंडाणु बनने लग जाते हैं। तो अगर आपसे कभी भी एग्जाम में पूछ ले, क्या पूछे बेटा क्वेश्चन, कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, स्पर्म्स कब बनना स्टार्ट होते हैं, जब प्यूबर्टी एज स्टार्ट होती है या जब खत्म हो जाती है तब तक प्रॉपर बनना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन ये स्टार्ट कब हो जाते हैं, जब प्यूबर्टी एज किसी भी लड़के की स्टार्ट होती है, किशोरा अवस्था 11-12 साल के साल में बनना स्टार्ट हो जाते हैं। सेम फीमेल बॉडी में भी प्यूबर्टी एज जब आती है तो उस समय ये oogenesis की प्रोसेस होने लग जाती है। अब मैम कब जाके स्पर्म्स बनना बंद हो जाते हैं, तो अगर कोई लड़का है तो उस लड़के में 60 से 65 साल के बाद स्पर्म्स का बनना बंद हो जाता है। स्पर्म्स का बनना बंद हो जाता है बेटा, कब, तो आप बताओगे 60 से 65 साल के बाद एक लड़के के अंदर, मतलब ओल्ड एज में, बुढ़ापे में, ओल्ड एज, इसको 60 से 65 साल को क्या बोलोगे आप, ओल्ड एज ही बोलोगे। बुढ़ापे में 60 से 65 साल के बाद स्पर्म्स का बनना जनरली बंद हो जाता है। फीमेल बॉडी की बात करते हो तो फीमेल बॉडी में आफ्टर मीनोपोज, मीनोपोज क्या होता है वो बाद में बताएंगे, 50 से 55 साल के बाद महिलाओं में ओवा या अंडाणु बनना बंद हो जाते हैं। जब एक महिला ओल्ड एज हो जाती है, उसकी आपका बुढ़ापा आ जाता है, कब, तो 50 से 55 साल में, तो उसके बाद उसमें oogenesis की प्रोसेस रुक जाती है। बोले तो उसमें ओवा या एग बनना बंद हो जाते हैं, और एक मेल बॉडी में 60 से 65 साल के बाद स्पर्म्स, शुक्राणुओं का फॉर्मेशन होना बंद हो जाता है। तो इससे पहले ही स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवाजेनेसिस चलता है, उसके बाद ये बंद हो जाती है। तो पहला फेज जो है रिप्रोडक्शन का वो होता है कि भैया मेल बॉडी में अलग गैमेट बनेंगे और फीमेल बॉडी में अलग से गैमेट बनेंगे। अब मेल बॉडी में गैमेट बन गए और फीमेल बॉडी में गैमेट बन गए। अब दूसरा प्रोसेस क्या होगा, दूसरे प्रोसेस को कहा जाता है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन, ध्यान से सुनिएगा इन टर्म्स को, इन टर्म्स का कभी कभी एग्जाम में मीनिंग पूछा जाता है कि इंसेमिनेशन क्या हो जाता है, इंसेमिनेशन का मीनिंग क्या है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो हाँ जी बेटा, यौवन अवस्था या किशोरा अवस्था एक ही बात होती है।
ठीक है। इंसेमिनेशन का मतलब होता है गर्भाधारण। गर्भाधारण, गर्भाधारण कब होता है? तो बेटा जब मेल बॉडी से स्पर्म्स फीमेल बॉडी तक पहुंच जाते हैं। क्या होता है? जब मेल बॉडी से स्पर्म्स फीमेल बॉडी तक पहुंच जाते हैं थ्रू जेनाइटल एरिया, तो उसे इंसेमिनेशन कहा जाता है। इंसेमिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ, लिख लीजिएगा, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स, जो मेल बॉडी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म्स बने हैं उनका ट्रांसफर होना। कहां पर? ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स टू द फीमेल बॉडी, टू द फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी थ्रू जेनाइटल एरिया, थ्रू जेनाइटल एरिया, जेनाइटल एरिया। और जेनाइटल एरिया का मतलब क्या हो गया? जननांग भाग के द्वारा जो नर शुक्राणु है उनका मादा के शरीर में प्रवेश करना इंसेमिनेशन या गर्भाधारण कहलाता है। क्या होगा? लिख दीजिएगा, जननांगों के द्वारा, जननांगों के द्वारा, थोड़ी सी हिंदी आपको टफ लग सकती है, जननांगों के द्वारा नर शुक्राणु का, नर शुक्राणु का मादा शरीर तक पहुंचना, मादा शरीर तक, मादा बोले तो लड़की के शरीर तक, मादा शरीर तक पहुंचना गर्भाधारण कहलाता है। मादा शरीर तक पहुंचना गर्भाधारण कहलाता है। कुछ नहीं, पहले मेल बॉडी में आफ्टर द प्यूबर्टी एज प्रॉपर तरीके से स्पर्म्स बनेंगे, फीमेल बॉडी में प्रॉपर तरीके से ओवा बनेंगे, और देन इंसेमिनेशन का प्रोसेस होगा। इंसेमिनेशन का मतलब है जो स्पर्म्स मेल बॉडी में बने हैं वो स्पर्म्स ट्रांसफर हो जाते हैं, जेनाइटल एरिया से आते हैं कहां पर? फीमेल बॉडी में। अब ये स्पर्म सेल्स कहां आ चुकी हैं? फीमेल बॉडी में आ चुकी हैं। तो अब अगला प्रोसेस होता है बेटा फर्टिलाइजेशन का। 3 नंबर पे जो फेज होता है उसे कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। जो स्पर्म्स आए हैं, जो स्पर्म्स आए हैं थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्सेस, तो वो स्पर्म्स क्या करेंगे? निषेचन की प्रक्रिया करेंगे। वो स्पर्म्स क्या करेंगे? निषेचन की प्रक्रिया करेंगे। पहले सुनो, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। ये जो स्पर्म्स आए हैं मेल बॉडी वाले, मेल बॉडी वाले जो स्पर्म्स आए हैं वो फीमेल बॉडी में आ गए हैं। और फीमेल बॉडी में कहां से? तो थ्रू जेनाइटल एरिया। जेनाइटल एरिया से स्पर्म्स आ चुके हैं यहां पर। मान लो ये बहुत सारे स्पर्म्स हैं, और फीमेल बॉडी में यहां पर होती है ओवेरी, अंडा से। एक इधर होता है लेफ्ट वाला, एक राइट वाला। ये ओवेरी बच्चा फीमेल बॉडी की इस तरीके से, इन्हें कहा जाता है ओवेरी या अंडा से। इन्हें क्या कहा जाता है? ओवेरी या अंडा से। तो स्पर्म्स जेनाइटल एरिया से होते हुए यहां पर आ चुके हैं, जिन्हें हम शुक्राणु बोलेंगे। और जैसे ही स्पर्म्स आ जाते हैं तो ये ओवेरी और ये ओवेरी, ये इन दोनों के अंदर बनते हैं ओवा। ओवा बोले तो एग, अंडे बनते हैं। और बनके ये अंडे बाहर आते हैं और यहां पर स्पर्म से मिलते हैं। जैसे ही ये अंडे, एग या ओवा स्पर्म से मिलते हैं तो उसको कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। यहां से जेनाइटल एरिया से स्पर्म्स आए, यहां से ओवेरी से अंडा बाहर निकला, और बाहर निकल के स्पर्म्स और ओवा का क्या हो गया? फ्यूजन हो गया। और स्पर्म्स और ओवा का ही फ्यूजन फर्टिलाइजेशन कहलाता है। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? तो लिख दीजिएगा, फ्यूजन ऑफ स्पर्म्स एंड ओवा, शुक्राणु और अंडाणु का जुड़ना। शुक्राणु और अंडाणु का जुड़ना क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन कहलाता है, निषेचन की प्रक्रिया कहलाता है। और यहां से एग्जाम में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहां होती है, ये निषेचन की प्रक्रिया कहां होती है बेटा? ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहां हो रही है। एक तो बेटा ये फीमेल बॉडी है, तो एक तो मादा के शरीर में होती है ये फीमेल बॉडी में, और कहां पर होती है? तो इस एरिया में। तो इस एरिया को कहा जाता है फैलोपियन ट्यूब। इस एरिया को कहा जाता है फैलोपियन ट्यूब, जहां पे स्पर्म्स अंडाणु से मिल रहे हैं और इनके मिलने से क्या हो रहा है? इनके मिलने से फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो बेटा जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो कहां पर होती है? फैलोपियन ट्यूब में होती है। फैलोपियन ट्यूब में, ट्यूब का मतलब होता है नली। ये देखो बेटा, ये ट्यूब जैसी दिख रही होगी आपको। हिंदी में इसे कहा जाता है अंडवाहिका नली, जो अंडाणुओं का वाहन करती है। अंडवाहिका नली
अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना। वेयर इज फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस? निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो आप बताओगे मादा के शरीर में, लड़कियों के शरीर में किस पार्ट में? तो आप बताओगे फैलोपियन ट्यूब में, अंडवाहिका नली में ये निषेचन की प्रोसेस होती है। ये आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, बता दोगे बेटा? अब क्या होगा इस फैलोपियन ट्यूब में? जैसे मान लो ये स्पर्म है और ये अंडाणु है, एक स्पर्म और एक अंडा जुड़ा, इनके जुड़ने से फ्यूजन हुआ और फ्यूजन होते ही क्या बनता है? एक जाइगोट बनता है। जाइगोट क्या है? तो बेटा वो फर्स्ट सेल जिससे हमारे बॉडी का निर्माण होता है, युग्मनज हमारे शरीर की प्रथम कोशिका कहलाती है। स्पर्म्स और ओवा के जुड़ने से एक जाइगोट बन गया, इस तरीके से एक नया सेल बन गया। अब ये जाइगोट नीचे की तरफ धस के यहां पे आएगा और ये क्या है? ये होता है फीमेल का यूट्रस, इसे बोलते हैं फीमेल यूट्रस गर्भाशय। ये यूट्रस है और ये जाइगोट नीचे की तरफ आके ऐसे धस जाता है, यूट्रस की दीवार के साथ लग जाता है। ये जो यूट्रस की दीवार है ना, इसके साथ आके ये जाइगोट, देखो यहां से स्पर्म्स आए, यहां से अंडा आया, दोनों तरफ से एक बारी में एक स्पर्म एक अंडे को निषेचित करता है। अगर दो अंडे, दो स्पर्म्स दो अंडे को निषेचित कर दिया तो ट्विंस बेबी होंगे। तीन स्पर्म्स ने तीन अंडे को निषेचित कर दिया तो तीन बच्चे होंगे। चार को करा तो चार। लेकिन जनरली सामान्यतः स्थिति में क्या होता है? एक स्पर्म एक ही अंडे को विभेदित करता है और करके उनका निषेचन की प्रक्रिया होकर एक नया सेल बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं? आप बताओगे जाइगोट। तो ये तो कहां हुआ? फर्टिलाइजेशन तो इस ट्यूब में हुआ, जिस ट्यूब को आप फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ तो उसके बाद एक जाइगोट बनता है और वो जाइगोट नीचे की तरफ आके धस के जो फीमेल की या जो मदर की, मां का जो यूट्रस है, उस यूट्रस की दीवार के साथ ऐसे चिपक जाता है, उस यूट्रस की दीवार के साथ ऐसे चिपक जाता है। और जैसे ही ये चिपकता है तो इसे ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। ये जब यूट्रस की दीवार के साथ चिपक जाता है ये जाइगोट, तो इसे ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। तो ये भी एग्जाम का क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज ब्लास्टोसिस्ट? तो आप बताओगे जब जाइगोट मादा के या मां के गर्भाशय के साथ आके चिपक जाता है तो उसे ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। इसे ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। तो क्या बता दोगे कि अगला प्रोसेस क्या हो गया 4 नंबर पर? तो भाई जाइगोट फॉर्मेशन। 4 नंबर पे प्रोसेस क्या होगा? जाइगोट फॉर्मेशन। और जाइगोट फॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया? युग्मनज का निर्माण होना, युग्मनज निर्माण। और युग्मनज निर्माण हो जाएगा तो बेटा कैसे हुआ? स्पर्म्स और ओवा के जुड़ने से, और बाद में यही जाइगोट नीचे की तरफ मदर के यूट्रस की दीवार के साथ आके जुड़ जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। तो ये लड़की प्रेग्नेंट हो चुकी है, इसके अंदर ब्लास्टोसिस्ट सिस्ट बनने लग गया है, मतलब इसके बच्चे का निर्माण होना शुरू हो गया है। अब ये धीरे 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 इस बच्चे के अंदर सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन्स, इसका हार्ट बनेगा, उसका लीवर बनेगा, उसका धीरे धीरे ब्रेन बनेगा, और इस स्टेज को कहा जाता है अगला इम्प्लांटेशन। 5 नंबर पे जो स्टेज आता है उसे कहा जाता है प्रत्यारोपण या इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है प्रत्यारोपण। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है बेटा यही वाला मेन, जो इम्प्लांटेशन का मतलब प्रत्यारोपण, किसी चीज का एक जगह जाके ठहर जाना, प्रत्यारोपण। तो प्रत्यारोपण इसी ब्लास्टोसिस्ट के फॉर्मेशन को ही कहा जाता है। जाइगोट फॉर्मेशन में क्या होगा? जाइगोट बनेगा, देन जाइगोट आगे चलकर ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा। और ब्लास्टोसिस्ट कब बनता है? जब वो किसकी दीवार से लग जाता है? जब वो यूट्रस की दीवार के साथ लग जाता है, गर्भाशय की दीवार के साथ जाकर वो लग जाता है, तब उसे ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। उसका इम्प्लांटेशन हो जाता है। युग्मनज का गर्भाशय की रेखा पर चिपकना, समाविष्ट होना ही क्या कहलाता है? प्रत्यारोपण या समाविष्ट होना कहलाता है। अब धीरे 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 जैसे ही इम्प्लांटेशन हो गया, इम्प्लांटेशन का मतलब यहाँ पे लग गया है, बेबी का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है, उसमें ऑर्गन्स बनना स्टार्ट हो गए हैं, उसने और क्या बनना स्टार्ट हो गए हैं? धीरे धीरे उसमें टिश्यूज, ऑर्गन सब बनना स्टार्ट हो गए हैं। तो इस स्टेज को कहा जाता है गेस्टेशन।
अगली स्टेज कहलाती है गेस्टेशन स्टेज। और गेस्टेशन क्या होता है? गर्भावधि। गर्भावधि। और अब क्या होगा इस गर्भावधि में? 9 महीने तक ये पूरा का पूरा बच्चा पहले फीटस, फिर एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो का मतलब है भ्रूण बनेगा, और फिर एम्ब्रियो से आगे चलकर क्या बन जाएगा? एक चाइल्ड बन जाएगा, एक बच्चा बन जाएगा। गेस्टेशन का मतलब होता है 9 महीने तक ये बच्चा यहीं पर इस यूट्रस में दीवार के साथ लगा हुआ होता है, और धीरे धीरे इस बच्चे में क्या क्या बनने लग जाता है? ये फीटस होता है, फिर ये एम्ब्रियो भ्रूण बनने लग जाता है, इसमें ऑर्गन्स, इसमें टिश्यूज बनना स्टार्ट हो जाते हैं, और इसमें ऑर्गन्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, और पूरा का पूरा बच्चा बनने में या टिश्यूज या ऑर्गन्स बनने में, इसका डेवलपमेंट होने में टोटल 9 महीने लग जाते हैं। तो जनरली ह्यूमंस का जो गेस्टेशन स्टेज होता है वो 9 मंथ्स का होता है, और इसी स्टेज में, इस 9 मंथ की स्टेज में क्या होता है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का मतलब बेटा कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि भ्रूणीय विकास होता है। इस भ्रूण का विकास होता है, इसका डेवलपमेंट होता है, इसमें सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स बनना स्टार्ट होते हैं, और साथ साथ में मदर और बच्चे के बीच में एक मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं या एम्ब्रिकल कोड कहते हैं, और आम भाषा में आप इसे गर्भनाल कहते हैं। बच्चा तो बन गया है बेटा, अब उस बच्चे में माँ अपने बच्चे को पानी, ऑक्सीजन, ग्लूकोज जिस मेम्ब्रेन के थ्रू पहुंचाती है उसे ही प्लेसेंटा या गर्भनाल कहा जाता है, उसे ही अम्ब्रिकल कोड। बाद में आपने देखा होगा बच्चे के डिलीवरी के बाद डॉक्टर काट देता है इस अम्ब्रिकल कोड को, माँ का और बच्चे को अलग अलग कर देता है। ठीक है, आप बता दोगे? माँ और बच्चे को अलग अलग कर देता है। कहने का मतलब क्या हो गया बेटा मेरा? कहने का मतलब सिंपल सा है कि प्लेसेंटा क्या होती है? मदर और बच्चे के बीच में एक टिश्यूज की मेम्ब्रेन होती है, जिस मेम्ब्रेन के थ्रू, अब बच्चा पेट के अंदर है तो सारा का सारा उसे न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, ग्लूकोज सब कुछ कहां से मिलेगा? उसे मदर की बॉडी से मिलेगा, माँ से मिलेगा। तो मदर अपने बच्चे को जिस मेम्ब्रेन के थ्रू, जिस झिल्ली के थ्रू अपना सब कुछ का मतलब है पानी, ऑक्सीजन, ग्लूकोज सब कुछ पहुंचाती है, अपना खाना पानी सब पहुंचाती है, जिससे उसके बच्चे का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। वो जिस मेम्ब्रेन के थ्रू पहुंचाती है उसी को प्लेसेंटा, उसी को गर्भनाल कहा जाता है, या एम्ब्रिकल कोड भी कह देते हैं। आफ्टर डिलीवरी उसे एम्ब्रिकल कोड कह दिया जाता है। ठीक है बच्चा, इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो ये हमारे रिप्रोडक्शन की फेजेस हैं। क्या क्या है मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, कोई इतना मुश्किल नहीं है बेटा। सबसे पहले फेज में क्या होता है? गैमेट्स बनते हैं। मेल बॉडी है तो उसमें स्पर्म्स बनेंगे, फीमेल बॉडी है तो उसमें ओवा बनेंगे। दूसरा प्रोसेस क्या होता है? जो स्पर्म्स बने हैं वो जेनाइटल एरिया से होते हुए फीमेल बॉडी में आ जाते हैं, और जैसे ही फीमेल बॉडी में आते हैं तो फीमेल बॉडी में एग बनते हैं उसकी ओवेरी में। अंडाशय में अंडाणु बनते हैं, अंडाणु बाहर आके स्पर्म से जुड़ता है, और जुड़ने से एक नया सेल बनता है जिसे जाइगोट कहा जाता है। और ये जाइगोट कहां बनता है? तो बेटा पहले फैलोपियन ट्यूब में बनता है, और बाद में आकर वो नीचे की तरफ फीमेल बॉडी के यूट्रस में धस जाता है। जैसे मैं आपको यहां पर इमेज दिखाती हूं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। आप इसमें देखेंगे तो ये देखो, यहां से होता हुआ बेटा क्या आता है? स्पर्म्स यहां से आते हैं, ये ओवेरी है, इनसे अंडा निकलता है, ये फैलोपियन ट्यूब है, यहां पर जाइगोट बनता है। फिर ये जाइगोट बनके ये जो यूट्रस है, ये यूट्रस है फीमेल का, ये इससे आके धस जाता है। इसे कहा जाता है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन हो गया मतलब ये लड़की प्रेग्नेंट हो गई, इसका ब्लास्टोसिस्ट आके यूट्रस के साथ जुड़ गया, गर्भाशय के साथ आके जुड़ गया तो अब बच्चा बनना शुरू हो गया है। मतलब उसके बच्चे के अंदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होना शुरू हो गया है, उसमें टिश्यूज, ऑर्गन्स बनना स्टार्ट हो गया है, और उसको स्टेज को गेस्टेशन कहा जाता है। गेस्टेशन का मतलब है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। पूरा का पूरा आप बताओगे बेटा कि 9 महीने लगता है उस बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। आफ्टर 9 मंथ्स इस बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, उसका बर्थ हो जाता है, उसका जन्म हो जाता है। तो इस तरीके से रिप्रोडक्शन की स्टेजेस होती हैं हमारे ह्यूमंस में बेटा। ठीक है,
समझ गए हैं अच्छे से आप इस चीज को। अब बात करेंगे बेटा कि किस तरीके से स्पर्म्स बने, कहां बने, मेल बॉडी में, फीमेल बॉडी में अंडाणु कैसे बने, ये सब पढ़ना मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहलाता है। तो अब जरा नोट करेंगे अगला, पहला रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैंने अभी तक क्या पढ़ाया? व्हाट इज रिप्रोडक्शन, कितने टाइप का होता है, क्या हमारे रिप्रोडक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या फेजेस है, ये नहीं पढ़ाती, सीधा मैं आके लिख देती मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बेटा आप समझते ही नहीं कि क्या होते हैं स्पर्म्स, है ना, कैसे वो जेनाइटल एरिया से आए, कहां पर जाइगोट फॉर्मेशन हुआ, कहां पर इम्प्लांटेशन हुआ, इसलिए मैंने पहले वो पढ़ाया बेटा। ठीक है, यस बेटा, स्पर्म्स और यूरिन का यूरेथ्रा वाला पार्ट एक ही कॉमन पार्ट होता है, जिसके बारे में अभी बात करेंगे। रुकिए, अब हेडिंग देंगे आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पहले पढ़ लेते हैं और देन हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लेंगे। हिंदी में लिख दीजिए नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र। अगर मैं आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम दिखाऊं तो कुछ ऐसा होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखने में, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, इन सबको एक एक करके सारे पॉइंट्स को पढ़ते जाएंगे हम। सबसे पहला लिखिए लोकेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की लोकेशन क्या होती है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो ऑर्गन या वो ऑर्गन्स जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, और वो किसके? मेल के। वो कहां होते हैं? तो नर जनन अंग कहां होते हैं? लिख दीजिए नर जनन अंग जहां पर भी पाए जाते हैं उस पार्ट को पेल्विक रीजन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? पेल्विक रीजन कहा जाता है, जो बिलो इंटेस्टाइन होता है, आंतों के नीचे। इसे श्रोणी रीजन कहा जाता है, हिंदी में श्रोणी रीजन या श्रोणी भाग कहा जाता है। तो जहां पर भी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम बोलते हैं श्रोणी या श्रोणीय भाग। और जब हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कितने ऑर्गन्स हैं, तो बेटा नर जनन के लिखिएगा 4 पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, 4 पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को 4 भागों में बांटा जाता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, नर जनन भागों को 4 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से वो 4 है? पहले तो इनके नाम याद करो बेटा, क्योंकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है। पहले होते हैं टेस्टिस, जिन्हें हिंदी में हम वृषण बोलते हैं। 2 नंबर पे आते हैं, उन्हें कहा जाता है एसेसरी डक्ट्स। एसेसरी डक्ट्स ये सारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट है, लेकिन किसके? मेल के। हिंदी में बोलते हैं सहायक ग्रंथियां, सहायक नलिकाएं, ग्रंथियां अगला होगा। ये सिर्फ मेल बॉडी में होते हैं बेटा। तीसरा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का हिस्सा होता है, आप बताओगे बेटा, मेल ग्लैंड्स, जिन्हें पौरुष ग्रंथि कहा जाता है। मेल ग्लैंड्स जो सिर्फ मेल बॉडी में होती है, और हिंदी में कहा जाता है पौरुष ग्रंथि। ये भी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स कहलाती है, पौरुष ग्रंथियां लिख लो। और 4 नंबर पे जो होता है उसे कहा जाता है, आप बताओगे, एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया। 4 नंबर पे जो आता है उसे कहा जाता है एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया। एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया, एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया। बाह्य जननांग भाग, बाह्य जननांग भाग। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम 4 मेन पार्ट में डिवाइड कर दिया है। कौन कौन सा? सबसे पहला जो है, पहले तो ये कहाँ होते हैं? ये चारों ही पेल्विक रीजन में होते हैं। ये चारों ही लार्ज इंटेस्टाइन के नीचे वाले हिस्से में होता है। क्या क्लास चलने में कुछ प्रॉब्लम है क्या? क्या हुआ मैम, कैसे लिख रहे हैं? अभिषेक कुमार, कुछ क्लास चलने में प्रॉब्लम हो गई है क्या बेटा? यहां से तो क्लास सही चल रही है। ठीक है, 4 पार्ट्स कौन कौन सा है? पहले पार्ट को बोलते हैं टेस्टिस, दूसरे को बोलते हैं एसेसरी डक्ट्स, कुछ नलियां होती हैं
जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भाग माना जाते हैं। कुछ ग्रंथियां होती हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, ये भी रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, ये भी रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, और जेनाइटल एरिया भी रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। इसका मतलब टोटल 4 पार्ट्स है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या डालता है, एक मेल वाला पार्ट दे देगा, 3 फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट दे देगा और बोलेगा इनमें से मेल का कौन सा नहीं है। फिर आप यहां पर वो नाम नहीं समझ पाओगे। ऐसे ही फीमेल का नाम डालेगा, 3 रखेगा फीमेल वाले, 1 रख देगा मेल वाला, पूछेगा कौन सा इसमें से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा नहीं है। तो आपको ये चारों याद करने हैं। इन चारों को ही मानते हैं हम नर जननांग भाग। जो मेन होता है वो ये होता है बेटा, मेन जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो टेस्टिस है, बिकॉज इसी के अंदर स्पर्म्स बनते हैं, इसी के अंदर स्पर्म्स बनते हैं। बात समझ में आ गई मेरी? क्योंकि अगर टेस्टिस नहीं होंगे तो उसमें स्पर्म्स बनना बंद हो जाएंगे। तो सबसे पहला लिखेंगे 1 नंबर लगा के टेस्टिस। और जब टेस्टिस की बात करते हैं तो बेटा ये 1 पेयर होते हैं। मेल बॉडी में टेस्टिस की संख्या 1 पेयर होती है, 1 जोड़ी टेस्टिस होती है, 1 जोड़ी टेस्टिस होते हैं। और जब टेस्टिस की बात करते हैं तो टेस्टिस कहाँ होते हैं, तो बेटा ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये रहा एक लेफ्ट टेस्टिस, एक राइट टेस्टिस, ये रहे मेल और फीमेल, सॉरी मेल बॉडी के टेस्टिस, इन्हें टेस्टिस बोलते हैं। अब ये कहाँ है, तो ये मेल बॉडी से आउटर, मेल बॉडी के बाहरी भाग में होते हैं। अब इन्हें बाहरी भाग में क्यों रखा गया, क्योंकि बच्चा एक पहली बात तो ये जहां होते हैं उस पार्ट को कहा जाता है स्क्रोटम। पेल्विक रीजन के जहां पर जिस लोकेशन टेस्टिस की होती है, स्थान जहां होता है उसे कहा जाता है स्क्रोटम, उसे स्क्रोटम कहा जाता है। स्क्रोटम में टेस्टिस होते हैं, 1 जोड़ी होते हैं, 1 पेयर। और अगर मैं बात करूं कि ये मेल बॉडी में आउटर साइड होते हैं, आउटसाइड होते हैं मतलब आउटसाइड का मतलब है कि इनर बॉडी पार्ट नहीं है, ये बाहरी भाग है। अंडकोश, हाँ हिंदी में स्क्रोटम को बेटा अंडकोश कहा जाता है। ये कहां पर पाए जाते हैं, तो अंडकोश वाले हिस्से में पाए जाते हैं। और मेल बॉडी में स्क्रोटम आउटसाइड होता है। आउटसाइड क्यों होता है, क्योंकि बेटा इस टेस्टिस के अंदर होता है किसका फॉर्मेशन, स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और शुक्राणु का निर्माण होने के लिए हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उससे 1 से 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए होता है, कम चाहिए होता है टेम्परेचर, इसलिए स्क्रोटम बाहर की तरफ होता है। कहने का मतलब क्या हो गया कि हमारे बॉडी का जो इनर बॉडी टेम्परेचर होता है उससे थोड़ा कम टेम्परेचर की जरूरत होती है, बिलो 37। नॉर्मली हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और 37 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर स्पर्म्स अच्छे से बन पाते हैं, इसलिए जो टेस्टिस है वो बाहर होते हैं स्क्रोटम में। तो ये बात याद रखिएगा कि मेल बॉडी में बाहर क्यों होते हैं, तो मेल बॉडी में बाहर होने का रीजन यही है स्क्रोटम का, बिकॉज स्क्रोटम में क्या बनते हैं, स्पर्म्स बनते हैं। और स्पर्म्स बनने के लिए आप बताओगे हमारा जनरली जो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है उससे 1-2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए होता है, 1-2 डिग्री सेल्सियस तापमान कम चाहिए होता है। और अगर मैं बात करती हूँ ये आपके टेस्टिस का, देखो क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में, टेस्टिस की लोकेशन क्या है, पेल्विक रीजन, जिस जगह होते हैं उसे क्या बोलते हैं, स्क्रोटम या अंडकोश। कितने होते हैं, 1 पेयर। इनमें क्या होता है, स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। ये बाहर की तरफ क्यों है, क्योंकि इनके अंदर स्पर्म्स बनते हैं, और स्पर्म्स बनने के लिए जनरली हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है उससे 1 से 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए होता है, इसलिए ये बाहर की तरफ होते हैं। इनका शेप कैसा होता है, ओवल शेप के होते हैं। जब टेस्टिस की बात करते हैं तो टेस्टिस ओवल शेप के होते हैं। ओवल का मतलब है अंडाकार, ओवल शेप के होते हैं, अंडाकार आकृति के होते हैं। आप देख भी सकते हैं ओवल शेप के ही आपको दिख रहे होंगे, ये देखिए अंडे जैसे दिख रहे होंगे, ओवल शेप में आपको टेस्टिस दिख रहे होंगे। अगर मैं इसकी बात करती हूँ लेंथ की, तो 4 से 5 सेंटीमीटर इनकी लेंथ होती है, ये वाली लेंथ। आप टेस्टिस की लेंथ लिखना चाहेंगे तो 4 से 5 सेंटीमीटर लंबाई में होते हैं, लेंथ इनकी ये होती है। विड्थ पूछोगे, इनकी चौड़ाई पूछोगे तो बेटा ये 2 से 3 सेंटीमीटर होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर इनकी विड्थ होती है, एंड 4 से 5 सेंटीमीटर इनकी लेंथ होती है, लंबाई होती है। ठीक है,
ये बात आप यहां तक याद रखेंगे। अब इस टेस्टिस की जब आप एनाटॉमी करते हैं, एनाटॉमी का मतलब इसके अंदर की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, तो अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस, एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस, एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस। वृषण की आंतरिक संरचना, बाहर से तो कुछ इस तरीके से दिखे, जो पॉइंट बने अपन ने लिख लिए। अब इसकी आंतरिक संरचना कैसे दिखेगी, वृषण की आंतरिक संरचना। अब अगर आप इसकी एनाटॉमी करते हो एक टेस्टिस की, और आप इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे रखते हो, तब आपको क्या दिखता है बेटा, तब इसमें क्या क्या चीजें दिखती हैं वो हम कल पढ़ेंगे, कल की क्लास में पढ़ेंगे, आगे कंटिन्यू कल करेंगे, ठीक है। हाँ जी, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल क्या होता है वो हम कल बताएंगे आपको। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल क्या होता है उस पे कल बात करेंगे हम। आज हमने क्या क्या पढ़ा, रिप्रोडक्शन क्या होता है, मेल जो ह्यूमंस है उनके रिप्रोडक्शन के क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, देन हमने पढ़ा क्या क्या फेजेस होती हैं, उसके बाद हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट किया जो 4 पार्ट से बना हुआ होता है, चारों पार्ट के नाम लिखे और टेस्टिस के बारे में थोड़ा सा जाना, जानकारी ली जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। कल इसकी एनाटॉमी करेंगे, कल हम यहाँ पे बाकी बातें पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। हिंदी में लिखवा दिया है बेटा, हिंदी इतना ही होता है, इससे ज्यादा हिंदी नहीं होता है बेटा, हिंदी में लिखवाती जा रही हूं मैं। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं हिंदी नहीं लिखवा रही हूं? चलिए फिर अब हम कल मिलेंगे, कल या परसों की क्लास में अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो जाएगा, कल नहीं तो परसों। गुड इवनिंग एवरीवन।